नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। जापान को पीछे करके हासिल किया ये मुकाम। भारत की जीडीपी पहुंची अब $4.18 ट्रिलियन के पार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान को संथाली भाषा में किया जारी। संथाली भाषा मानी जाती है भारत की सबसे प्राचीन लिविंग लैंग्वेजेस में से एक। संथाली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए शामिल किया गया था संविधान की 8वीं अनुसूची में। और हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती को लीगलाइज और रेगुलेट करने के लिए शुरू हुई नई पॉलिसी। मकसद है इंडस्ट्रियल हेम्प की इकोनॉमिक पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना। इससे किसानों को मिलेगा एक नया इनकम सोर्स। आइए शुरू करें। दुनिया इस वक्त आर्थिक अनिश्चितताओं, जियोपॉलिटिकल तनाव और मंदी की आशंकाओं से घिरी हुई है, लेकिन इसी माहौल में भारत ने एक ऐसा आर्थिक मुकाम हासिल कर लिया है जिसने ग्लोबल लेवल पर सबका ध्यान खींचा है। दरअसल भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर लिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी अब $4.18 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। यह सिर्फ एक रैंकिंग में बदलाव नहीं है, बल्कि संकेत है कि वैश्विक आर्थिक ताकत का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से हटकर एशिया की तरफ और खास तौर पर भारत की ओर खिसक रहा है। यह उपलब्धि इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि जापान दशकों तक एशिया की आर्थिक रीढ़ रहा है, लेकिन बीते वर्षों में जापान की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी है, जबकि भारत की ग्रोथ लगातार रफ्तार पकड़ती गई। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की विकास दर 8.2% रही, जो पिछली तिमाही से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि भारत की आर्थिक गाड़ी ब्रेक नहीं लगा रही, बल्कि और तेज दौड़ लगा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब पूरी दुनिया सुस्ती से जूझ रही है, तो भारत में ये तेजी कहां से आ रही है? दोस्तों, इसका जवाब किसी एक सेक्टर में नहीं, बल्कि देश की आंतरिक मजबूती में छिपा है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय घरेलू मांग के सहारे आगे बढ़ रही है। लोग खर्च कर रहे हैं, त्योहारों और रोजमर्रा की जरूरतों में खरीदारी बढ़ी है। घर, गाड़ियां और डिजिटल सेवाओं की मांग लगातार ऊपर जा रही है। यही खर्च उत्पादन को बढ़ाता है, उत्पादन रोजगार पैदा करता है और रोजगार फिर से मांग को मजबूत करता है। यही भारत की ग्रोथ का असली इंजन है। वहीं सरकार इस पूरे दौर को एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स फेज बता रही है, यानी एक ऐसा समय जब विकास तेज है लेकिन महंगाई काबू में है। कंपनियों की बैलेंस शीट पहले से बेहतर हैं, बैंकों की स्थिति मजबूत है और कर्ज देने की क्षमता बढ़ी है। यह संतुलन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से टिकाऊ विकास की नींव पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की आर्थिक कहानी को भरोसे के साथ देखा जा रहा है। यह सिर्फ भारत का दावा नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज और बैंक भी यही मान रहे हैं। मूडीज का कहना है कि भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मूडीज के अनुमान के मुताबिक 2026 में भारत की विकास दर 6.4% और 2027 में 6.5% रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने भी 2026 में भारत के लिए 6.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है। ये आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा है। दूसरी तरफ एक सवाल यह भी है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो इससे आम आदमी का क्या फायदा होगा? देखिए, आम आदमी के लिए यह खबर सिर्फ ट्रिलियन डॉलर की ही नहीं है। तेज आर्थिक विकास का मतलब है ज्यादा नौकरियां, बेहतर बिजनेस अवसर और मजबूत बैंकिंग सिस्टम। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो सरकार के पास टैक्स के रूप में ज्यादा संसाधन आते हैं, जिनका इस्तेमाल सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जा सकता है। लंबी अवधि में इसका असर लोगों की आय और जीवन स्तर पर पड़ता है। वहीं जापान को पीछे छोड़ने के बाद अब भारत की निगाहें जर्मनी पर टिकी हैं। आपको बता दें, अभी दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जर्मनी काबिज है। अनुमान है कि अगले कुछ सालों में भारत तीसरे स्थान तक पहुंच सकता है, लेकिन असली लक्ष्य 2030 या 2047 की तारीखों से कहीं बड़ा है। भारत खुद को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में गढ़ना चाहता है जो न सिर्फ बड़ी हो, मजबूत हो, समावेशी और टिकाऊ भी हो। मौजूदा रफ्तार ये संकेत दे रही है कि भारत अब सिर्फ उभरती हुई ताकत नहीं रहा, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी जगह पक्की करने की ओर बढ़ चुका है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत के संविधान को संथाली भाषा में जारी किया। दोस्तों, यह कदम सिर्फ एक औपचारिक पहल नहीं है, बल्कि यह आदिवासी भाषाओं को संवैधानिक सम्मान देने और भाषाई विविधता को मजबूत करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक प्रयास माना जा रहा है। अगर संथाली भाषा को समझे तो यह भारत की सबसे प्राचीन
लिविंग लैंग्वेजेस में से एक मानी जाती है। इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संथाली भाषा मुख्य रूप से संथाल जनजाति द्वारा बोली जाती है और इसका व्यापक प्रयोग झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में होता है। भारत के बाहर भी यह भाषा नेपाल और बांग्लादेश के कुछ इलाकों में बोली जाती है। हालिया जनगणना डेटा के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख लोग संथाली भाषा बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली की मुंडा ब्रांच से जुड़ा है। यह वही प्राचीन भाषा परिवार है जिसकी भाषाएं दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में फैली हैं। यही कारण है कि संथाली भाषा भारत में प्रचलित अधिकांश इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से काफी अलग है। ये हो, मुंडारी और कोरकू जैसी अन्य मुंडा भाषाओं से काफी नजदीकी संबंध रखती है। इन सभी भाषाओं में कुछ साझा भाषाई विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इनमें एग्लूटिनेटिव प्रकृति प्रमुख है, जहां छोटे छोटे अर्थपूर्ण मॉर्फीम्स को जोड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए, मॉर्फीम्स भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होते हैं, यानी किसी शब्द को अगर और छोटे हिस्सों में तोड़ा जाए और इन हिस्सों का अपना अलग अर्थ हो तो वही मॉर्फीम कहलाते हैं। इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। हिंदी शब्द लड़कियां, इसे तोड़ें तो मिलता है लड़की, फिर यहाँ को अलग कर दीजिए, यहाँ लड़की मूल अर्थ वाला भाग है और यहाँ बहुवचन का अर्थ जोड़ने वाला भाग है। ये दोनों मिलकर शब्द बनाते हैं और दोनों का अपना अपना अर्थ है, इसलिए ये मॉर्फीम्स है। यानी अगर किसी हिस्से को हटाने पर शब्द का अर्थ बदल जाए या टूट जाए तो वही हिस्सा मॉर्फीम कहलाता है। अब एग्लूटिनेटिव भाषाओं में यह होता है कि ऐसे कई मॉर्फीम्स एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं और हर जड़ा हुआ हिस्सा अपना अलग अर्थ साफ साफ बनाए रखता है। जैसे तुर्की या तमिल जैसी भाषाओं में एक शब्द के अंदर काल, वचन, व्यक्ति, संबंध सब अलग अलग मॉर्फीम्स से जुड़े रहते हैं। आगे बात करें तो संथाली भाषा की एक बड़ी विशेषता इसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। इस भाषा की अपनी अलग ओरल लिटरेचर है। इसमें लोक कथाएं, गीत, मिथक और परंपराएं शामिल हैं जो संथाल समुदाय की सामाजिक संरचना, आस्था और जीवन दर्शन को दर्शाती है। इसके साथ ही संथाली की अपनी विशिष्ट स्क्रिप्ट भी है जिसे ओलचिकी स्क्रिप्ट कहा जाता है। ओलचिकी स्क्रिप्ट का विकास 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, जो स्वयं एक संथाल विद्वान और लेखक थे। इस स्क्रिप्ट ने संथाली भाषा को लिखित रूप में एक सशक्त पहचान दी और इसके साहित्यिक विकास को नई दिशा। कुल मिलाकर संविधान का संथाली संस्करण जारी किया जाना भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को दर्शाता है, जहां हर भाषा और समुदाय को बराबरी का सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जुड़ी एक बेहद सकारात्मक खबर सामने आई। वेस्ट चंपारण जिले में स्थित इस रिजर्व में पिछले 15 वर्षों के दौरान बाघों की संख्या में 7 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। जहां वर्ष 2010 में सिर्फ 8 टाइगर थे, वहां 2022 में जो आंकड़े बता रहे हैं 54 टाइगर की हो चुकी है। ये बढ़ोतरी बेहतर संरक्षण नीति, सीमावर्ती इलाकों में समन्वय और इकोसिस्टम की मजबूती को दर्शाता है। अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की भौगोलिक स्थिति को समझे तो यह बिहार के वेस्ट चंपारण जिले के उत्तरी हिस्से में इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है। यह भारत में हिमालयन तराई फॉरेस्ट की पूर्वी सीमा को दर्शाता है और खास बात यह बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। यह रिजर्व मिलकर बना है वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड सेंचुरी से। जैव भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र देश के गैंजेटिक प्लेन्स बायोजियोग्राफिक जोन में आता है। यहाँ की जंगल संरचना में भाबर और तराई दोनों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है, जो वन्य जीवों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। इसके उत्तर में नेपाल का प्रसिद्ध रॉयल चितवन नेशनल पार्क स्थित है। पश्चिमी सीमा पर गंडक नदी बहती है और पृष्ठभूमि में हिमालयन पर्वतमालाएं दिखाई देती हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को एक सतत इकोलॉजिकल कॉरिडोर बनाती हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इस रिजर्व से कई महत्वपूर्ण नदियां होकर गुजरती हैं, जिनमें गंडक, पंडई, मनोर, हारहा, मसान, भापसा शामिल हैं। ये नदियां न सिर्फ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। हाल ही में किम्बर्ली प्रोसेस की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी 2026 से भारत किम्बर्ली प्रोसेस की चेयरमैनशिप को संभालेगा। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तीसरी बार होगा जब भारत को इस वैश्विक पहल की अगुवाई करने का मौका मिला है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की विश्वसनीयता और भूमिका और मजबूत होती है। अब अगर किम्बर्ली प्रोसेस को समझे तो ये एक त्रिपक्षीय इनिशिएटिव है जिसमें 3 प्रमुख स्टेक होल्डर शामिल होते हैं: सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय डायमंड इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी। इसका मुख्य उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के व्यापार को रोकना है। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स क्या होता है? वे रफ डायमंड्स जिनका इस्तेमाल विद्रोही समूह या उनके सहयोगी सशस्त्र संघर्षों को फंड करने के लिए करते हैं, जिससे वैध सरकारों की स्थिरता और संप्रभुता को खतरा पैदा हो। इसी परिभाषा को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों में भी मान्यता दी गई है।
गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो किम्बरली प्रोसेस में हर साल एक तय प्रक्रिया के तहत नेतृत्व को बदला जाता है। जो देश एक साल वाइस चेयर होता है वही अगले साल खुद से चेयर बन जाता है। चेयर और वाइस चेयर दोनों की नियुक्ति प्लेनरी कंसेंसस के जरिए होती है, यानी सभी प्रतिभागी देशों की सहमति से। वर्तमान में किम्बरली प्रोसेस में 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि मिलाकर 86 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन को एक सिंगल पार्टिसिपेंट के रूप में गिना जाता है। किम्बरली प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण टूल है किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। यही वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जाती है। इसे 2003 में लॉन्च किया गया था और इसे हर पार्टिसिपेंट देश अपने अपने स्तर पर लागू करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैध सप्लाई चेन में मौजूद सभी रफ डायमंड्स किम्बरली प्रोसेस कंप्लायंट हों। भारत 2003 से ही इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता रहा है। भारत में इस पूरी व्यवस्था के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स नोडल डिपार्टमेंट है। साथ ही जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को भारत में KPCS इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग अथॉरिटी के रूप में भी नामित किया गया है। GJEPC न सिर्फ KP सर्टिफिकेट्स जारी करने की जिम्मेदारी निभाता है, बल्कि देश में आने वाले सभी KP सर्टिफिकेट्स का कस्टोडियन भी होता है। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, PDFs और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP के साथ अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। UPSC 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। दिल्ली की हवा तो खराब है ही, अब पानी में भी संकट है। दरअसल हाल ही में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में सामने आया है कि साल 2023 में दिल्ली से लिए गए ग्राउंड वाटर सैंपल्स में 20% से ज्यादा में नाइट्रेट लेवल तय परमिसिबल लिमिट से 45 मिलीग्राम पर लीटर होता है, जो परमिसिबल लिमिट है उससे ऊपर पाया गया। ये इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो दिखने में साधारण है, लेकिन ज्यादा मात्रा में होने पर सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा है। अब अगर नाइट्रेट को आसान भाषा में समझे तो यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक कंपाउंड है जो प्राकृतिक रूप से हवा, मिट्टी, पानी और कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रेट बहुत जरूरी होता है। जानवरों को भी इसकी आवश्यकता होती है और इंसानी शरीर भी सीमित मात्रा में नाइट्रेट खुद बनाता है। यानी नाइट्रेट अपने आप में कोई जहर नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब इसकी मात्रा संतुलन से बाहर हो जाए। इसी वजह से नाइट्रेट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, जैसे खेती में इसे फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन, कुछ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन और यहां तक कि एक्सप्लोसिव्स के निर्माण में भी नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। लेकिन यही उपयोग अगर बिना नियंत्रण के हो तो नाइट्रेट धीरे धीरे जमीन के अंदर रिस कर ग्राउंड वाटर को दूषित कर देता है। अगर नाइट्रेट कंटेमिनेशन की बात करें तो इसका मुख्य कारण खेतों से बहकर आने वाला फर्टिलाइजर, एनिमल फीडिंग ऑपरेशन से निकलने वाला मैन्योर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से छोड़ा गया पानी है। ये सभी स्रोत नाइट्रेट को ग्राउंड वाटर तक पहुंचा देते हैं, जिससे पीने के पानी की गुणवत्ता धीरे धीरे खराब होने लगती है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इसका सबसे खतरनाक असर मेटहीमोग्लोबिनेमिया नाम की बीमारी के रूप में सामने आता है। इस स्थिति में रेड ब्लड सेल्स के ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यह समस्या खास तौर पर शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ पर्यावरण पर भी नाइट्रेट कंटेमिनेशन का असर कम गंभीर नहीं है। ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से झीलों और तालाबों में एल्गल ब्लूम्स आ जाते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं
और पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाता है। इस तरह दिल्ली में नाइट्रेट का बढ़ता स्तर केवल एक लोकल समस्या नहीं बल्कि पानी की गुणवत्ता, पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण सुरक्षा तीनों के लिहाज से गंभीर चेतावनी है, जिसे समय रहते गंभीरता से समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती को लीगलाइज और रेगुलेट करने के लिए नई पॉलिसी पुश की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य इस फसल के इकोनॉमिक पोटेंशियल को नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि किसानों को नया इनकम सोर्स मिले और इसके गलत इस्तेमाल की कोई गुंजाइश ना हो। देखिए, इंडस्ट्रियल हेम्प बॉटेनिकली कैनबिस सटाइवा एल प्रजाति का पौधा है, जो देखने में मैरिजुआना जैसा होता है, लेकिन इसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं। जहां मैरिजुआना में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल यानी THC की मात्रा ज्यादा होती है, जो साइको एक्टिव इफेक्ट पैदा करता है, वहीं इंडस्ट्रियल हेम्प में THC की मात्रा बहुत कम होती है, आमतौर पर 0.3% से भी कम। साइको एक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कोई पदार्थ दिमाग पर असर डालता हो। इससे इंसान की सोचने समझने की क्षमता बदल सकती है, मूड, व्यवहार, महसूस करने का तरीका प्रभावित हो जाता है। कुछ मामलों में नशा, भ्रम या असामान्य महसूस हो सकता है। इसी वजह से इंडस्ट्रियल हेम्प का उपयोग नशे के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आपको बता दें, यह एक हर्बेशियस और डायोइशियस प्लांट है जो कैनबिस जीनस और कैनबेसी फैमिली से संबंधित है और इसमें फाइबर की मात्रा अधिक जबकि एक्टिव THC बहुत कम होता है। इंडस्ट्रियल हेम्प को वर्सेटाइल क्रॉप कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जिससे अनेक तरह के उपयोगी और रोजमर्रा के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इसकी अलग अलग वैरायटीज को खास तौर पर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है, न कि नशे या इलाज से जुड़े हुए उद्देश्यों के लिए। यही वजह है कि इसे रिक्रिएशनल या थेरेप्यूटिक उपयोग में लाने वाले मैरिजुआना से बिल्कुल अलग माना जाता है। आम भाषा में कहें तो जहां मैरिजुआना का इस्तेमाल नशीले या मेडिकल प्रभावों के लिए होता है, वहीं इंडस्ट्रियल हेम्प का मकसद फाइबर, बीज और कच्चा माल उपलब्ध कराना होता है, जिससे कपड़ा, कागज, ईंधन और अन्य औद्योगिक उत्पादन तैयार होते हैं। इसी स्पष्ट अंतर के कारण इंडस्ट्रियल हेम्प को एक उपयोगी और बहुउद्देशीय फसल के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हेम्प के सीड्स भी बहुत उपयोगी होते हैं। इनसे एनिमल फीड, ह्यूमन फूड प्रोडक्ट्स और ऑयल तैयार किया जाता है, जिसे आगे चलकर लोशन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसी व्यापक उपयोगिता के कारण इंडस्ट्रियल हेम्प को एक फ्यूचर ओरिएंटेड क्रॉप माना जा रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार की यह पहल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट तीनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने नागरिकों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि जिन लोगों ने भारत में रेबीज का टीका लगवाया हो, उन्हें यह जांच कर लेनी चाहिए कि कहीं उन्हें रिप्लेसमेंट डोज की जरूरत तो नहीं। इसी तरह की चेतावनी पहले यूके और अमेरिका भी जारी कर चुके हैं। इसकी वजह यह आशंका है कि भारत में 2023 से रेबीज वैक्सीन अबहेरैब के कुछ काउंटरफिट यानी नकली बैच सर्कुलेशन में हो सकते हैं। ये चिंता इसलिए भी गंभीर है क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण विकसित हो जाने के बाद मृत्यु दर लगभग 100% है। आइए समझते हैं रेबीज के बारे में। सबसे पहली बात तो यह कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। आमतौर पर संक्रमित जानवरों की लार के जरिए इंसानों में फैलता है। ये तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति को कुत्ते, बिल्ली, बंदर या चमगादड़ ने काट लिया हो, या खरोंच लगाई हो, या खुले घाव पर लार लग गई हो। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य लग सकते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द और उल्टी, लेकिन बाद में बीमारी बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। बाद में पानी से डर लगना, ज्यादा लार गिरना, भ्रम दृष्टि, लकवे जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि समय पर पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन यानी काटे जाने के बाद टीका लगवा लिया गया तो इस बीमारी को पूरी तरह से रोका जा सकता है। सवाल उठता है कि अबहेरैब को लेकर विवाद क्या है। दरअसल यूके की हेल्थ एजेंसियों ने अक्टूबर में कहा था कि वे उन यात्रियों की पहचान कर रही हैं जिन्होंने नवंबर 2023 के बाद भारत में रेबीज का टीका लगवाया था, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा वैक्सीनेशन की सलाह दी जा सके। वहीं अमेरिका ने नवंबर में चेतावनी दी कि भारत से आए एक यात्री में रेबीज का मामला सामने आया है और भारत के बड़े शहरों में काउंटरफिट अबहेरैब वैक्सीन की रिपोर्ट मिली है, जो न सिर्फ बेअसर हो सकती है बल्कि नुकसानदेह भी। इसी बीच वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने साफ साफ बताया कि जनवरी 2025 में उन्होंने बाजार में एक ही बैच में पैकेजिंग की गड़बड़ी पकड़ी थी, जिसे तुरंत रेगुलेटरी एजेंसीज और कानून प्रवर्तन संस्थाओं को रिपोर्ट किया गया। कंपनी के मुताबिक असली वैक्सीन जेन्युइन थी, लेकिन बाहरी पैकेज बदलकर सरकारी सप्लाई को खुले बाजार में बेचने की कोशिश की गई। इसी वजह से दिल्ली, मुंबई और आगरा जैसे शहरों में छापेमारी हुई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि कंपनी द्वारा दावा किया गया सरकारी लैब में टेस्टिंग के बाद वैक्सीन के अंदर का कंटेंट असली पाया गया, यानी ये वैक्सीन काउंटरफिट नहीं थी।
अब समझना जरूरी है कि भारत में रेबीज वैक्सीनेशन आमतौर पर 1 से ज्यादा डोज में दिया जाता है। रेबीज कंट्रोल से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को 5 डोज का कोर्स दिया गया और मान लीजिए 1 डोज पर शक भी हो, तब भी बाकी डोज मिलने से सुरक्षा बनी रहती है। WHO का कहना है कि पहली बार एक्सपोजर होने पर तय संख्या में डोज और इम्यूनोग्लोब्युलिन देना अनिवार्य है, जबकि पहले से टीकाकरण करा चुके लोगों को सिर्फ बूस्टर डोज की जरूरत होती है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय एडवाइजरी का मकसद सतर्कता बढ़ाना है, न कि घबराहट फैलाना। भारत जैसे देश में जहां दुनिया के लगभग 36% रेबीज मौतें होती हैं, समय पर सही वैक्सीनेशन, जख्म की उचित सफाई और इम्यूनोग्लोब्युलिन की उपलब्धता इस जानलेवा बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। हाल ही में इजराइल ने एक अहम कूटनीतिक कदम उठाया। इजराइल ने दरअसल स्वघोषित रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी है। यह फैसला इसलिए चर्चा में है क्योंकि सोमालीलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक व्यापक मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया था, जबकि जमीनी हकीकत में वो पिछले 3 दशकों से खुद को एक अलग देश की तरह चला रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोमालीलैंड है कहां? अगर सोमालीलैंड की भौगोलिक स्थिति समझें तो यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमाएं जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और पुंटलैंड क्षेत्र से लगती हैं, जबकि इसका एक लंबा और रणनीतिक कोस्टलाइन गल्फ ऑफ एडन के साथ फैला है। यह वही समुद्री इलाका है जो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है, जिससे सोमालीलैंड का सामरिक महत्व और बढ़ जाता है। इतिहास की बात करें तो सोमालीलैंड कभी ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट हुआ करता था। 19वीं सदी के अंत से लेकर 1960 तक यह इलाका ब्रिटेन के नियंत्रण में रहा। 26 जून 1960 को इसे स्टेट ऑफ सोमालीलैंड के रूप में आजादी मिली, लेकिन यह आजादी ज्यादा समय तक अलग पहचान नहीं बना पाई। महज 5 दिन बाद 1 जुलाई 1960 को सोमालीलैंड ने इटालियन सोमालीलैंड के साथ मिलकर सोमाली रिपब्लिक का गठन कर दिया। हालांकि यह एकीकरण उत्तर के इलाकों में फायदेमंद साबित नहीं हुआ। धीरे धीरे नॉर्दर्न रीजन को राजनीतिक हाशिए पर धकेला जाने लगा। आर्थिक असमानताएं बढ़ गईं और प्रशासनिक उपेक्षा साफ साफ दिखने लगी। हालत तब और बिगड़ गए जब सियाद बर्रे का शासन 1970 और 1980 के दशक में और ज्यादा दमनकारी हो गया। उत्तर में भारी दमन, हिंसा, गृहयुद्ध और बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ, जिसने इस क्षेत्र को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया। आखिरकार 1991 में सोमालिया राज्य के पतन के बाद सोमालीलैंड ने खुद को एक बार फिर स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस बार सिर्फ घोषणा ही नहीं की गई, बल्कि धीरे धीरे अपने राजनीतिक संस्थान, प्रशासन और शासन व्यवस्था भी खड़े किए गए। तभी से सोमालीलैंड व्यावहारिक रूप से यानी डिफेक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह काम करता है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सीमित रही हो। आज सोमालीलैंड की राजधानी हरगेइसा है और इसकी गवर्नेंस व्यवस्था काफी हद तक संगठित मानी जाती है। इसके पास अपना संविधान, निर्वाचित सरकार, न्यायपालिका, सिक्योरिटी फोर्सेज, मुद्रा और राष्ट्रीय प्रतीक मौजूद हैं। खास बात यह है कि यहाँ शासन व्यवस्था में आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थानों के साथ साथ पारंपरिक क्लैन आधारित सिस्टम को जोड़ा गया है, जिससे स्थिरता और विवाद समाधान में मदद मिलती है। सोमालीलैंड की संसद द्विसदनीय है, जिसमें एक अनोखा सदन हाउस ऑफ एल्डर्स, जिसे गुर्ती कहा जाता है, शामिल है। यह सदन पारंपरिक बुजुर्ग नेताओं से बना होता है और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में अहम होता है। नियमित चुनावों के जरिए यहां संस्थागत वैधता बनाए रखने की कोशिश की जाती है और इसे बाकी अस्थिर अफ्रीकी क्षेत्रों से अलग पहचान मिली हुई है। इधर बुल्गारिया ने एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक कदम उठाते हुए यूरोजोन की सदस्यता हासिल कर ली। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया आधिकारिक रूप से यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया। इसके साथ ही बुल्गारिया यूरोपीय यूनियन के भीतर और ज्यादा गहराई से एकीकृत हो गया है। हालांकि यह फैसला ऐसे समय में आया जब देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार के आरोप और जनता के एक बड़े हिस्से का विरोध देखने को मिला है, खासकर रूस समर्थक राजनीतिक दलों की ओर से। यहाँ ये समझना जरूरी है कि यूरोजोन आखिर है क्या। देखिए, 1992 की मॉस्ट्रिच संधि के तहत यूरोपियन यूनियन की नींव रखी गई थी, जिसमें एक साझा आर्थिक और मौद्रिक संघ बनाने, एक कॉमन करेंसी यानी यूरो अपनाने और एक केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम स्थापित करने की योजना शामिल थी। इसी प्रक्रिया से यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ECB बना और यूरोजोन अस्तित्व में आया। यानी यूरोजोन उन यूरोपियन यूनियन देशों का समूह है जिन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में पूरी तरह अपना लिया है। बहरहाल, इस फैसले के तहत बुल्गारिया अब अपनी पुरानी मुद्रा लेव को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, जो 1881 से देश की आधिकारिक करेंसी रही है। दिलचस्प बात यह है कि 1997 से लेव को पहले जर्मन डॉयचमार्क और बाद में यूरो से पेग कर दिया गया था। यानी तकनीकी रूप से बुल्गारिया की अर्थव्यवस्था पहले से ही यूरो से जुड़ी हुई थी, अब इसे औपचारिक रूप दिया गया है। 1 जनवरी से लोग लेव और यूरो दोनों में लेन देन कर सकेंगे, जबकि 1 फरवरी 2026 से यूरो एकमात्र लीगल टेंडर बन जाएगा। बुल्गारिया के शामिल होने के बाद अब यूरो का इस्तेमाल करने वाले
यूरोपियंस की संख्या करीब 35 करोड़ हो गई है। हालांकि यूरोपियन यूनियन के 27 में से अब भी 6 देश ऐसे हैं जो अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रो स्टेट्स जैसे अंडोरा, मोनाको, वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो यूरोपियन यूनियन से समझौते के तहत यूरो का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कोसोवो और मोंटेनेग्रो बिना किसी औपचारिक समझौते के यूरो को अपनाए हुए हैं, लेकिन इन्हें यूरो जोन का सदस्य नहीं माना जाता। ये भी जानिए कि यूरो जोन में शामिल होने के कई फायदे हैं। एक साझा मुद्रा होने से कीमतों की तुलना आसान हो जाती है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और व्यापार सुगम होता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक पूरे क्षेत्र के लिए एक समान मौद्रिक नीति लागू करता है और आमतौर पर महंगाई को 2% के आसपास रखने का लक्ष्य रखता है। इससे सदस्य देशों को कीमतों में स्थिरता और अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों का फायदा मिलता है। इस फैसले के बाद बुल्गारिया को अब ईसीबी की गवर्निंग काउंसिल में भी जगह मिलेगी, जहां पूरे यूरोजोन की ब्याज दरें तय की जाती हैं। इसके अलावा यूरोजोन की सदस्यता से करेंसी एक्सचेंजेस का खर्च खत्म हो जाता है, विदेशी झटकों से अर्थव्यवस्था को सुरक्षा मिलती है और एक बड़े फ्री ट्रेड एरिया का लाभ मिलता है, जहां लेबर, गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल का फ्री फ्लो होता है। बुल्गारिया के लिए पर्यटन के लिहाज से भी अहम कदम ये माना जा रहा है, क्योंकि अब यात्रियों को अलग अलग देशों में करेंसी बदलने की झंझट नहीं रहेगी। हालांकि इस फैसले का देश के भीतर विरोध हुआ। बीते 4 वर्षों में बुल्गारिया में 7 संसदीय चुनाव हो चुके हैं और भ्रष्टाचार के मामलों ने सरकार पर भरोसा कमजोर कर दिया है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में यूरोजोन में शामिल होने का फैसला किसी व्यापक जन सहमति का नतीजा नहीं माना जा रहा। साथ ही बुल्गारिया के रूस के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध इस मुद्दे को संवेदनशील बनाते हैं। अगर आप भी विशुद्ध चाय पर्सन हैं तो ये खबर आपके लिए है। हाल ही में चाय को लेकर जंगे पहचान शुरू हो गई है। अब यूं ही किसी भी बेवरेजेस को चाय बोलकर बेचा तो कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। दरअसल हुआ यह है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अहम क्लैरिफिकेशन जारी किया और साफ साफ कहा कि किसी भी बेवरेज को टी तभी कहा जा सकता है जब वो कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से ही प्राप्त हुआ हो। इसका मतलब यह हुआ कि हर्बल टी, फ्लेवर टी या दूसरे पौधे से बनी चाय नुमा ड्रिंक्स कानूनी रूप से टी की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि असली चाय की बोटेनिकल आइडेंटिटी सीधे कैमेलिया साइनेंसिस से जुड़ी है। अब अगर कैमेलिया साइनेंसिस को समझे तो यह थियासी फैमिली का पौधा है, जिसे आमतौर पर टी प्लांट कहते हैं। दुनिया में जितनी भी पारंपरिक चाय पी जाती हैं, जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी, उलोंग टी, ये सब इसी एक पौधे से बनती हैं। यह पौधा आमतौर पर एक श्रब या एवरग्रीन ट्री के रूप में उगता है और अनुकूल परिस्थितियों में इसकी ऊंचाई लगभग 16 मीटर तक हो सकती है। इसकी खेती ज्यादातर पहाड़ी ढलानों पर होती है, जहां एल्टीट्यूड करीब 2200 मीटर तक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ढलान वाली जमीन बेहतर ड्रेनेज प्रोवाइड करती है। ध्यान दीजिएगा, कैमेलिया साइनेंसिस को उगाने के लिए विशेष क्लाइमेटिक कंडीशंस की जरूरत है। इसका एकदम बढ़िया विकास 15 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में होता है। इसे वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। साथ ही रोज कम से कम 5 आवर्स सनलाइट भी आवश्यक है। बारिश की बात करें तो सालाना 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल आदर्श मानी जाती है, वह भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। वहीं मिट्टी हल्की एसिडिक होनी चाहिए। साथ ही मिट्टी कैल्शियम फ्री हो, उसका पोरस सब सॉइल पानी को रोकने के बजाय नीचे जाने दे। बोटेनिकल दृष्टि से देखें तो कैमेलिया स्पीशीज के फूल कंप्लीट और बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी इनमें मेल पार्ट एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट गाइनोशियम दोनों मौजूद होते हैं। इनमें स्टेमेंस, कार्पेल्स और ओवरी सभी फंक्शनल होते हैं, जिससे प्राकृतिक रिप्रोडक्शन संभव हो पाता है। ग्लोबल लेवल पर कैमेलिया साइनेंसिस की खेती मुख्य रूप से सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट जोन्स में होती है, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया में। इसके प्रमुख उत्पादक देशों में चीन, भारत, जापान, बांग्लादेश, भूटान, कोरिया और मलेशिया शामिल हैं। भारत की बात करें तो भारत में चाय सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एक बड़ा इकोनॉमिक और कल्चरल एलिमेंट है। भारत में कैमेलिया साइनेंसिस से अलग अलग प्रोसेसिंग टेक्निक्स के जरिए विभिन्न प्रकार की चाय तैयार की जाती हैं। ग्रीन टी में पत्तियों को तोड़ने के तुरंत बाद स्टीमिंग या पैन फ्राइंग करके ऑक्सीडेशन रोकी जाती है, जिससे उनका हरा रंग बना रहता है। उलोंग टी आंशिक रूप से ऑक्सीडाइज्ड होती हैं, इसलिए इसका फ्लेवर और कलर ग्रीन और ब्लैक टी के बीच होता है। ब्लैक टी पूरी तरह ऑक्सीडाइज्ड होती हैं, जिससे इसका रंग गहरा और स्वाद तेज होता है। वहीं व्हाइट टी में सबसे कम प्रोसेसिंग होती है, जिससे इसकी डेलिकेट नेचर बनी रहती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आंध्र प्रदेश के नरसापुर स्थित नरसापुरम लेस क्राफ्ट की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से वहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा तैयार किए जा रहे लेस प्रोडक्ट्स का जिक्र किया।
और बताया कि किस तरह यह पारंपरिक शिल्प आज भी महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का बड़ा साधन बना है। आपको बता दें, नरसापुर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक कस्बा है जो लंबे समय से लेस क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। माना जाता है करीब 150 साल पहले इस क्षेत्र की खेती से जुड़ी महिलाओं ने रंग बिरंगे धागों से बेहद आकर्षक लेस आर्टिफैक्ट्स बनाना शुरू किया। समय के साथ यह केवल घरेलू काम नहीं रहा बल्कि एक संगठित हस्तशिल्प के रूप में विकसित हुआ। इस शिल्प की खास बात यह है कि इसने 1899 के भारतीय अकाल और 1929 की ग्रेट डिप्रेशन जैसी कठिन ऐतिहासिक परिस्थितियों को झेला और फिर भी समाप्त नहीं हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत तक गोदावरी क्षेत्र में 2000 से अधिक महिलाएं इस क्राफ्ट से जुड़ चुकी थीं। नरसापुरम लेस क्राफ्ट में मुख्य रूप से अलग अलग मोटाई और रंगों के फाइन कॉटन थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट क्वालिटी के डिजाइनों के लिए सिल्क, रेयॉन और सिंथेटिक धागों का भी प्रयोग किया जाता है। डिजाइन को और आकर्षक बनाने के लिए बीड्स और सीक्वेंस जोड़े जाते हैं जिससे उत्पादों की सजावटी और व्यावसायिक वैल्यू बढ़ जाए। यह भी ध्यान रखिए कि इस शिल्प का मुख्य औजार क्रोशे हुक होता है जो कि अलग अलग साइज में उपलब्ध होता है और उससे विविध पैटर्न और टेक्सचर तैयार किए जाते हैं। नरसापुरम लेस क्राफ्ट के डिजाइनों में फूलों की आकृतियां, जियोमेट्रिक शेप्स और पेजली पैटर्न प्रमुख होते हैं जो प्रकृति और पारंपरिक मोटिव्स से प्रेरित होते हैं। यहाँ की हैंडमेड क्रोशे इंडस्ट्री से डोइलीज, पिलो कवर, कुशन कवर, बेड स्प्रेड, टेबल रनर और टेबल क्लॉथ जैसे कई घरेलू और सजावटी उत्पाद बनाए जाते हैं। खास बात यह है कि अपनी विशिष्ट पहचान, पारंपरिक तकनीक और क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण नरसापुरम लेस क्राफ्ट को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है? जर्मनी, जापान, चीन या फिर यूनाइटेड किंगडम? अगला प्रश्न है, संथाली भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा शाखा से संबंधित है। संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ओल चिकी लिपि का विकास पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा वर्ष 1925 में किया गया। संथाली भाषा मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित मानी जाती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? या है केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2 और 4? अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यह इंडिया नेपाल बॉर्डर पर वेस्ट चंपारण जिले में है। यह गैंजेटिक प्लेन्स बायोजियोग्राफिक रीजन का जोन का हिस्सा है। इसके उत्तर में नेपाल का रॉयल चितवन नेशनल पार्क स्थित है। कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4 या फिर 2 और 4? अगला प्रश्न है, किम्बर्ली प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार को पूरी तरह से उदार बनाना, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के अवैध व्यापार को रोकना, हीरा खनन को केवल विकासशील देशों तक सीमित करना या फिर डायमंड इंडस्ट्री पर संयुक्त राष्ट्र का
प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना। अगला प्रश्न है, नाइट्रेट कंटेमिनेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाइट्रेट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक कंपाउंड है जो प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में पाया जाता है। नाइट्रेट अपने आप में हमेशा विषैला होता है और किसी भी मात्रा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ग्राउंड वाटर में अधिक नाइट्रेट की मौजूदगी से मेटहीमोग्लोबिनेमिया जैसी बीमारी हो सकती है। नाइट्रेट प्रदूषण से झीलों और तालाबों में एल्गल ब्लूम्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कौन से कथन सही हैं? 1, 3 और 4, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 4। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उपलब्ध होगी। और इस हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।